रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़ों में बदलते हैं जिनका आप हर दिन उपयोग कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और उनके जीने के तरीके को बदला है। हाँ। स्टीवन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हिंदी में कहें तो अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। जी। और ये सिर्फ कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है ना? ये तो जैसे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में असरदार होने का एक पूरा नक्शा ही है। बिल्कुल, इसने लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ इन सब पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और इसकी सबसे खास बात क्या लगती है आपको? मुझे लगता है इसकी खास बात यह है कि ये किसी आजकल के ट्रेंड या फैशन पर आधारित नहीं है। अच्छा। कवि ने उन सार्वभौमिक टाइमलेस सिद्धांतों की बात की है जो हमेशा सच रहते हैं। जैसे कि इस तरह के सिद्धांत, उनका तर्क ये है कि सच्ची कामयाबी और खुशी जो है वो बाहरी दिखावे से नहीं आती, या तकनीकों से, या जिसे वो पर्सनालिटी एथिक्स कहते हैं उससे नहीं। ओके, पर्सनालिटी एथिक्स। हाँ, वो आती हैं हमारे अंदरूनी चरित्र से, हमारे मूल्यों और सिद्धांतों से, जिसे वो कहते हैं कैरेक्टर एथिक। कैरेक्टर एथिक। जी, ये एक अंदर से बाहर का नजरिया है। मतलब बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर की ओर। ये अंदर से बाहर वाला आइडिया बहुत पावरफुल लगता है। तो ये किताब फिर किसके लिए है? मतलब किन्हें इसे खास तौर पर देखना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये लगभग हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि एक वास्तविक टिकाऊ सुधार लाना चाहता है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जो अपनी पढ़ाई या भविष्य को लेकर थोड़ी दिशा ढूंढ रहा हो। हाँ। कोई प्रोफेशनल जो अपने काम में हो रहा सरदार बनना चाहता है। कोई लीडर जो टीम को बेहतर ढंग से गाइड करना चाहे, या फिर कोई माता पिता हो जो बच्चों के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहें। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए शायद खास तौर पर मददगार हो सकती है जो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने दिन भर बस भागदौड़ में लगे हैं। हाँ, व्यस्तता, बहुत बिजी, लेकिन फिर भी लगता है कि जो जरूरी चीजें हैं वो हो नहीं पा रही। सही। या जिनके रिश्ते चाहे घर पर हों या ऑफिस में, हाँ, तनावपूर्ण से लगते हैं या उतने गहरे नहीं हैं जितने वो चाहते हैं। बिल्कुल। या फिर वो लोग जिन्हें कभी कभी लगता है कि अरे जिंदगी बस चल रही है, कोई साफ दिशा या मकसद समझ नहीं आ रहा। दिशाहीनता। एकदम। और ये उन लोगों के लिए भी है जो जल्दी वाले नुस्खों से थक चुके हैं, क्विक फिक्स जिसे कहते हैं। हाँ, जो तुरंत जादू चाहते हैं। हाँ, या जो सिर्फ बाहरी इमेज सुधारने वाली तकनीकों से आगे बढ़कर कुछ गहरा, कुछ स्थायी खोजना चाहते हैं। तो ये सिद्धांत आधारित जो नजरिया है कवि का, हाँ, वो उन लोगों को बहुत अपील करता है जो सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि मीनिंगफुलनेस यानी सार्थकता भी चाहते हैं। अच्छा। तो संक्षेप में कहूं तो अगर कोई भी अपनी लाइफ की क्वालिटी को किसी भी पहलू में बेहतर बनाने के लिए सीरियस है तो ये किताब एक बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस किताब की जो मुख्य बातें हैं, जो 7 आदतें हैं, उन पर आते हैं। लेकिन मैंने सुना है आदतों पर आने से पहले कवि एक और बहुत जरूरी बुनियाद रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पैराडाइम के बारे में, दुनिया को देखने का नजरिया। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैराडाइम आप कह सकते हैं हमारे मानसिक नक्शे हैं। नक्शे। हाँ, या वो चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। ये हमारी मान्यताओं, हमारे अनुभवों, हमारी कंडीशनिंग से बनते हैं। अच्छा। और कवि की वो मशहूर लाइन है ना, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब हमारी आदतें, हमारा बर्ताव, हमारे रिश्ते सब इसी पर टिके। बिल्कुल, सब कुछ हमारे इन पैराडाइम्स पर निर्भर करता है। सोचिए अगर हमारा नक्शा ही गलत हो तो हम सही जगह कैसे पहुंचेंगे? सही बात है। इसका वो उदाहरण भी तो है, एक तस्वीर वाला। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण जिसमें कुछ लोगों को एक जवान औरत दिखती है और कुछ को एक बूढ़ी औरत। हाँ, है ना? तस्वीर तो एक ही है। हाँ, पर देखने वाले का नजरिया, उसका पैराडाइम अलग है। तो कवि कहते हैं कि प्रभावी बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने इन पैराडाइम्स को जांचना होगा कि क्या हमारा नजरिया सही है, असलियत और सही सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल। और कई बार जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें सिर्फ अपना बर्ताव नहीं बल्कि अपना पूरा नजरिया ही बदलना पड़ता है। अच्छा, इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं? जी हाँ, पैराडाइम शिफ्ट। और यही समझ, यही बुनियाद हमें पहली आदत की ओर ले जाती है। ओके। कवि आदतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 3 आदतें हैं व्यक्तिगत जीत के लिए, प्राइवेट विक्ट्री। हाँ, प्राइवेट विक्ट्री। आदतें 1, 2 और 3। फिर आती है सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री, आदतें 4, 5, 6। हाँ।
और फिर 7वीं आदत है नवीनीकरण की। तो व्यक्तिगत जीत जो है वो खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है और इसकी शुरुआत होती है पहली आदत से। आदत 1, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर इसका मतलब शायद सिर्फ पहल करने से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, बहुत गहरा है। प्रोएक्टिव होने का जो मूल मतलब है वो है ये समझना और मानना कि हम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं। हाँ, हमारा जो व्यवहार है वो बाहरी हालात या लोगों का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे अपने चुनाव का नतीजा है। अच्छा। चुनाव? कवि बताते हैं कि हर उत्तेजना, स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाली जगह। और उस जगह में हमारी आजादी है, हमारी शक्ति है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की। तो जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो? रिएक्टिव लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। मौसम खराब है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। हाँ, भारी चीजों पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। वो अपने मूल्यों के आधार पर काम करते हैं, ना कि सिर्फ मूड या हालात के आधार पर। इसमें वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाली बात भी तो आती है। हाँ, वो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। रिएक्टिव लोग अपना सारा ध्यान और एनर्जी चिंता के दायरे, सर्कल ऑफ कंसर्न पर लगाते हैं। यानी वो चीजें जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है। हाँ, जैसे दूसरों की कमजोरियां, दुनिया की समस्याएं, राजनीति। इन चीजों पर चिंता करके वो और ज्यादा निराश और बेबस महसूस करते हैं। और प्रोएक्टिव लोग? प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस प्रभाव के दायरे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। मतलब वो चीजें जिन पर वो कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि उनका अपना रवैया कैसा हो, वो क्या सीख सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, अपने रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि जब हम अपने प्रभाव के दायरे में काम करते हैं तो धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जाता है। वाह! तो प्रोएक्टिव होना मतलब अपनी कहानी का ड्राइवर खुद बनना, ना कि सिर्फ पैसेंजर। बिल्कुल सही। परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बनना। ठीक है, तो हमने जिम्मेदारी ली, प्रोएक्टिव बने। इसके बाद अगला कदम क्या है? आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो कुछ भी करें उसे शुरू करने से पहले ये एकदम साफ होना चाहिए कि आप आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अच्छा, एक मंजिल तय करना। हाँ, ये जीवन में दिशा और मकसद तय करने के बारे में है। कवि कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है। 2 बार? हाँ, पहली बार हमारे दिमाग में, यानी मानसिक रचना, और दूसरी बार असलियत में, यानी भौतिक रचना। ओके, दिमागी रचना और असली रचना। जी। तो अगर हम अपनी मानसिक रचना खुद नहीं करेंगे, मतलब सोचेंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो फिर क्या होगा? दूसरे लोग या हालात हमारे लिए वो रचना कर देंगे। हाँ, फिर तो हम दूसरों के एजेंडा पर चलेंगे। बिल्कुल। तो ये आदत एक तरह से अपना व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है, या अपना मिशन स्टेटमेंट लिखने जैसा। मिशन स्टेटमेंट जैसे कंपनियों का होता है? हाँ, पर यह व्यक्तिगत है। अपने सबसे गहरे मूल्यों को पहचानना, ये सोचना कि जीवन के अंत में हम किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे, क्या चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये तो काफी गहरा सवाल है। और ये आदत हमें अपने जीवन के हर रोल के लिए, चाहे वो करियर हो, परिवार हो, समाज हो, व्यक्तिगत विकास हो, एक स्पष्ट विजन बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो जब हमें पता होता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तो हमारे रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं वो अपने आप उसी दिशा में जाने लगते हैं। अच्छा। ये हमें छोटी मोटी फौरी चीजों में उलझने के बजाय जो बड़ी तस्वीर है उस पर ध्यान टिकाए रखने में मदद करता है। समझ गई। तो आदत 1 में हमने जिम्मेदारी ली, आदत 2 में हमने दिशा तय की। अब जाहिर है अगला सवाल होगा कि उस दिशा में बढ़ें कैसे, अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, और यहीं पर आती है आदत 3, पहली चीजें पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। ये टाइम मैनेजमेंट से बढ़कर है। कभी इसे सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ, ये आदत 1 प्रोएक्टिविटी और आदत 2 अंत को ध्यान में रखना का एक्शन प्लान है। ये अपनी प्राथमिकताओं को तय करने और फिर उन पर अमल करने के बारे में है। और इसके लिए कवि ने कोई टूल भी दिया है? हाँ, वो यहाँ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का परिचय देते हैं। बहुत मशहूर है ये। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, वो 4 क्वाड्रेंट्स वाला। जी, ये कामों को उनकी तात्कालिकता, अर्जेंसी और उनके महत्व, इंपॉर्टेंस के आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। पहला क्वाड्रेंट जरूरी और तत्काल, जैसे कोई संकट आ गया, डेडलाइन है। हाँ, क्वाड्रेंट 1। फिर है क्वाड्रेंट 2, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं। ये कौन से काम हुए? जैसे प्लानिंग करना,
रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना, रोकथाम के उपाय करना। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी लगते हैं। यही तो बात है। फिर है क्वाड्रेंट 3, तत्काल लेकिन जरूरी नहीं। जैसे कई तरह की रुकावटें, कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स जो आपके लक्ष्यों के लिए खास जरूरी नहीं है लेकिन अभी ध्यान मांग रही हैं। और चौथा? और क्वाड्रेंट 4, ना जरूरी ना तत्काल, मतलब सीधा सीधा समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां। ओके, तो ज्यादातर लोग कहाँ फंसे रहते हैं? ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 संकट और क्वाड्रेंट 3 रुकावटों में ही उलझे रहते हैं, हमेशा आग बुझाने में लगे रहते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, प्रभावी लोग क्या करते हैं? कभी कहते हैं कि प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा क्वाड्रेंट 2 पर लगाते हैं। जरूरी लेकिन तत्काल नहीं वाले कामों पर। हाँ, क्योंकि यही वो क्वाड्रेंट है जहां हम समस्याओं को होने से रोकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, योजना बनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। ये प्रोएक्टिव क्वाड्रेंट है। लेकिन इसके लिए तो समय निकालना मुश्किल होता होगा, क्योंकि ये काम चिल्लाते नहीं है कि मुझे अभी करो। बिल्कुल। क्वाड्रेंट 2 में समय बिताने के लिए हमें क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को हिम्मत करके ना कहना सीखना पड़ता है। अच्छा, ना कहना सीखना। हाँ, इसमें अनुशासन लगता है, इच्छा शक्ति लगती है, लेकिन सच्ची प्रभावशीलता यहीं से आती है। ये अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीना है, ना कि सिर्फ बाहरी दबावों पर रिएक्ट करते रहना। वाह, तो ये 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखना और पहली चीजें पहले रखना, ये मिलकर व्यक्तिगत जीत बनाती हैं। एकदम सही। ये हमें निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं, आत्मानुशासन सिखाती हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, जीवन में दूसरों के साथ भी तो चलना होता है। बिल्कुल। असली दुनिया में हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होता है, और यहीं से हम सार्वजनिक जीत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आदतें 4, 5 और 6 शामिल हैं। ओके, तो सार्वजनिक जीत के लिए क्या चाहिए? सार्वजनिक जीत की नींव है रिश्तों में विश्वास, और इसे समझाने के लिए कवि एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल करते हैं, भावनात्मक बैंक खाता, इमोशनल बैंक अकाउंट। भावनात्मक बैंक खाता, ये क्या है? ये एक मेटाफर है। सोचिए जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। हाँ। वैसे ही हर रिश्ते में एक अदृश्य भावनात्मक खाता होता है। इसमें विश्वास जमा होता है या निकालता है। अच्छा, तो हम जमा कैसे करते हैं? जब हम किसी से शिष्टाचार से पेश आते हैं, दया दिखाते हैं, ईमानदारी बरतते हैं, अपना वादा निभाते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम उस खाते में जमा कर रहे होते हैं। इससे विश्वास बढ़ता है। और निकासी? जब हम अशिष्ट होते हैं, अनादर करते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, अपनी ही बात थोपते हैं, तो हम खाते से निकासी विड्रॉल्स कर रहे होते हैं। इससे विश्वास कम होता है। ये तो बहुत रिलेटेबल बात है ना? जिन रिश्तों में भावनात्मक बैंक खाता भरा हुआ होता है, उनमें बातचीत आसान होती है, खुलापन होता है, सहयोग अपने आप होता है। और जिनमें खाता खाली होता है, उनमें तनाव होता है, शक होता है, हर कोई अपनी रक्षा में लगा रहता है, कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है। तो सार्वजनिक जीत के लिए, यानी दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, हमें अपने इन भावनात्मक बैंक खातों को हमेशा भरपूर रखना होता है। समझ गए। तो इस भरे हुए भावनात्मक बैंक खाते के साथ हम चौथी आदत पर आते हैं, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। जी, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? इसका मतलब समझौता करना तो नहीं? नहीं, ये समझौता करने या नरम पड़ने के बारे में नहीं है। विन विन एक मानसिकता है, एक एतादिस्प्री है। अच्छा। ये इस विश्वास पर आधारित है कि किसी भी बातचीत या रिश्ते में ऐसा हल निकालना मुमकिन है जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो, दोनों की जीत हो। मतलब मैं जीतूं तुम हारो वाली सोच नहीं? वो भी नहीं, और मैं हारूं तुम जीतो जो बहुत भले लोग सोचते हैं, वो भी नहीं, और सबसे बुरा मैं भी हारूं तुम भी हारो जब लोग बदला लेने पर तुल जाते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं। तो ये मानना कि सबके लिए काफी है, सफलता की कोई कमी नहीं है? बिल्कुल। ये अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त मौके, संसाधन और सफलता है। ये कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन पर जोर देती है। लेकिन क्या ये हमेशा संभव है? कभी कभी तो लगता है कि किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता ही है। कभी मानते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में विन विन समाधान खोजना संभव है, बशर्त यह है कि हमें उसे खोजने का साहस हो और दूसरों की जरूरतों को समझने का विचार हो। और इसके लिए वो भावनात्मक बैंक खाता भरा होना जरूरी है? हाँ, विश्वास का स्तर ऊंचा होना चाहिए। और अगर मान लीजिए बहुत कोशिश के बाद भी कोई ऐसा समाधान नहीं मिल रहा जो दोनों के लिए विन विन हो, तो कभी कहते हैं सबसे अच्छा विकल्प है नो डील। नो डील मतलब इस बात पे सहमत हो जाना कि अभी हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं,
और कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो किसी भी पक्ष के लिए ठीक ना हो। ये शॉर्ट टर्म कायदे के बजाय लॉन्ग टर्म रिश्ते को ज्यादा अहमियत देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो विन विन समाधान खोजने के लिए हमें दूसरों को समझना पड़ेगा, है ना? एग्जैक्टली। और यहीं पे आती है आदत 5। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये आदत मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण लगती है। हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं। बिल्कुल, ये शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन ये कम्युनिकेशन की मतलब संवाद की कुंजी है। कवि कहते हैं कि हमें से ज्यादातर लोग जब किसी को सुन रहे होते हैं तो हम समझने के इरादे से नहीं सुनते। तो फिर किस इरादे से सुनते हैं? हम जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। हम या तो सलाह देने के लिए तैयार बैठे होते हैं, या अपनी कहानी सुनाने के लिए, या फिर दूसरे की बात को अपने नजरिए से जज करने के लिए। हाँ, ये तो होता है। कवि यहाँ सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति की बात को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और उसके नजरिए से समझने की कोशिश करना, खुद को उसकी जगह रखकर देखना। अच्छा, सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना भी। जैसे अगर कोई कह रहा है मैं इस काम से बहुत थक गया हूं, तो सिर्फ ये नहीं सुनना कि वो थका है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना कि शायद वो बहुत बोझ महसूस कर रहा है, शायद उसे मदद की जरूरत है, शायद वो निराश है, उसकी फीलिंग्स को समझना। और जब लोग महसूस करते हैं कि हाँ, सामने वाले ने मुझे सच में समझा है, मेरी बात सुनी है, तो क्या होता है? उनका डिफेंस कम हो जाता होगा। बिल्कुल, और हक्षात्मक होना बंद कर देते हैं। वो समाधान के लिए, आपकी बात सुनने के लिए खुल जाते हैं। और तभी, सिर्फ तभी हम अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, यानी फिर समझाया जाए। तो ये क्रम बहुत जरूरी है, पहले समझो फिर समझाओ। हाँ, पहले समझने से विश्वास बढ़ता है, भावनात्मक बैंक खाते में डिपॉजिट, और विन विन समाधान आदत 4 की संभावना भी बढ़ जाती है। कमाल है। तो जब हम एक दूसरे को समझते हैं, आदत 5, और विन विन का इरादा रखते हैं, आदत 4, तब हम शायद अगली आदत के लिए तैयार होते हैं, आदत 6, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। बिल्कुल, सिनर्जी एक तरह से पहली 5 आदतों का नतीजा है। सिनर्जी का मतलब क्या है? ये शब्द बहुत सुना है, पर मतलब क्या है इसका? सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है। मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3 या 4 या उससे भी ज्यादा। अच्छा, ये कैसे होता है? ये होता है रचनात्मक सहयोग से, क्रिएटिव कॉपरेशन। जब अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए आदत 5 का इस्तेमाल करके और विन विन समाधान खोजने के इरादे से आदत 4 मिलकर काम करते हैं, हाँ, तो वो ऐसे नए और बेहतर समाधान या नतीजे पैदा कर सकते हैं जो वो अकेले काम करके कभी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मतभेदों से डरना नहीं चाहिए या उन्हें दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि सिनर्जी कहती है कि मतभेदों को महत्व दो, उनका सम्मान करो, उनसे सीखो। क्योंकि अलग अलग नजरिए मिलकर एक ज्यादा पूरी और बेहतर तस्वीर बनाते हैं। एकदम सही। सिनर्जी तब होती है जब हम ये मानते हैं कि सामने वाले के पास कुछ ऐसा मूल्यवान है जो हमारे पास नहीं है, और हम उस अंतर को सेलिब्रेट करते हैं। ये टीम वर्क के लिए, इनोवेशन के लिए और मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। ये व्यक्तिगत जीत और सार्वजनिक जीत का शिखर है। बहुत खूब। तो हमने ये 6 आदतें समझ लीं, व्यक्तिगत जीत की 3 और सार्वजनिक जीत की 3। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, एक 7वीं आदत भी है। हाँ, बिल्कुल। कोवे कहते हैं कि इन सारी आदतों को बनाए रखने के लिए और लगातार बेहतर होने के लिए एक 7वीं आदत जरूरी है। आदत 7, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। जी, ये आदत है नवीनीकरण की, सेल्फ रिन्यूअल की। आरी को तेज करें, इसका क्या मतलब? कोवे यहाँ एक लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा है जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, पर पेड़ कट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आरी की धार खत्म हो गई है, वो कुंद हो गई है। तो कोई राहगीर उसे देकर कहता है, भाई थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारा क्या कहता है? वो कहता है, अरे मेरे पास आरी तेज करने का समय कहाँ है, मुझे तो पेड़ काटना है। ये तो उल्टी बात हुई है ना? आदत 7 हमें यही याद दिलाती है कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन है? हम खुद। तो हमें अपनी इस संपत्ति को यानी खुद को लगातार नवीनीकृत करते रहना चाहिए, उसे बेहतर बनाते रहना चाहिए, अपनी आरी तेज रखनी चाहिए। और ये नवीनीकरण सिर्फ शारीरिक का नहीं है, इसमें और भी पहलू शामिल है। हाँ,
कवि यहाँ हमारे जीवन के 4 मुख्य आयामों की बात करते हैं जिन्हें हमें संतुलित रूप से नवीनीकृत करना चाहिए। फोन कॉल से पहला है शारीरिक आयाम, यानी व्यायाम करना, अच्छा खाना, पर्याप्त आराम करना, तनाव को मैनेज करना। ठीक है। दूसरा है मानसिक आयाम, यानी लगातार पढ़ना, सीखना, सोचना, योजना बनाना, लिखना, नई चीजों की कल्पना करना, अपने दिमाग को तेज रखना। ओके। तीसरा है सामाजिक भावनात्मक आयाम। इसमें दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना, रिश्तों में निवेश करना, जो आदत 4, 5, 6 से जुड़ा है। अपनी और दूसरों की भावनात्मक सुरक्षा का ध्यान रखना। और चौथा है आध्यात्मिक आयाम। ये धर्म से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब है अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ना, ध्यान करना, प्रकृति के साथ समय बिताना या प्रेरणा देने वाले संगीत या साहित्य से जुड़ना, जो आपको शांति और शक्ति दे। तो इन चारों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सब पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, और संतुलित रूप से। ये वही पीपीसी बैलेंस का सिद्धांत है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, याद है? हंस और सोने का अंडा। हाँ, पी मतलब प्रोडक्शन, सोने के अंडे, और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी, हंस। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम वो हंस पीसी हैं। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी आरी तेज नहीं करेंगे, तो हम प्रभावी ढंग से परिणाम पी कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? हमारी प्रभावशालीता कम हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये सातों आदतें एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। एकदम। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर अभ्यास करने वाले सिद्धांत हैं। और ये आसान नहीं होगा शायद। कवि खुद कहते हैं ये आसान नहीं है। ये एक ऊपर की ओर बढ़ने वाला स्पाइरल है। सीखो, करो, सिखाओ। हर बार जब हम इन सिद्धांतों को जीते हैं, हम एक ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं। इसमें लगातार कोशिश और कमिटमेंट लगता है। लेकिन इसका इनाम क्या है? कवि का वादा है कि ये सिद्धांत केंद्रित जीवन हमें न केवल ज्यादा प्रभावी बनाएगा, बल्कि ज्यादा संतुलित, सार्थक और हाँ, खुशहाल भी बनाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो, तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का निचोड़ क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसका सार यह है कि सच्ची और स्थायी सफलता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हमारे चरित्र से, हमारे सिद्धांतों से। ये हमें प्रोएक्टिव बनने, यानी जिम्मेदारी लेने का आह्वान करती है। हाँ। अपने जीवन की दिशा खुद तय करने, अंत को ध्यान में रखकर, जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने, दूसरों के साथ सहयोग और सम्मान से पेश आने, यानी विन विन समझना, सिनर्जी, और सबसे जरूरी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहने का। बिल्कुल। ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने की किताब लगती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम अपने नजरिए को जांचें, अपनी प्रभावशीलता की कमान संभालें और वो रिश्ते और नतीजे बनाएं जो सच में मायने रखते हैं। बहुत अच्छे से कहा आपने। ये तकनीकों से ज्यादा सिद्धांतों पर जोर देती है। और शायद एक विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिस पर वे अगले 1 हफ्ते बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने का चुनाव कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है। सिर्फ एक छोटा कदम। हाँ, सिर्फ एक छोटा, ईमानदार प्रयास भी एक बड़ा फर्क ला सकता है। ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूर्ण पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह उसकी शिक्षाओं की एक झलक प्रदान कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं और अधिक साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि अगली कौन सी किताब पर आप चर्चा करना चाहते हैं।